हेलो नमस्कार। मैं रंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं और वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और तो स्टार्ट करते हैं। आज भारतीय संविधान का पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी इंट्रोडक्शन से ही हम आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है, या प्रस्तावना में किसका जिक्र किया जाएगा, या फिर हम बात करेंगे इसके इतिहास पे कि विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना को किस देश के संविधान में इसको लागू किया गया, उस पर हम बात करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको प्रस्तावना के बारे में बता दूं। प्रस्तावना का मतलब जैसे मैंने आपको अपना इंट्रो दिया सबसे पहले, उसी तरीके से हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना को हम इंट्रो से समझते हैं। यानी हम प्रस्तावना को क्या बोल सकते हैं, भारतीय संविधान का ये इंट्रोडक्शन है, जिसमें कई विद्वानों ने इसे किसी ने इसे जन्म कुंडली कहा, और किसी ने इसको भारतीय संविधान का आईडी कार्ड कहा, और किसी ने इसको भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनको उनके विचारों को जानने की कुंजी माना। तो ये तमाम बातें हम समझते हैं इस पूरे वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रस्तावना की। तो विश्व का पहला देश जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को लागू किया या फिर अपने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया, तो अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना को लागू किया गया। और जनरली हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका में संविधान को लागू किया गया 1789 में, और 1789 में ही अमेरिका के संविधान में पहली बार प्रस्तावना को शामिल किया गया। तो केवल भारत ही नहीं, बहुत सारे विश्व के ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका से अडॉप्ट किया या अमेरिका से संविधान से लिया गया। तो इसी कड़ी में भारत की अगर बात करें कि भारत ने यानी भारत के संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है, तो बात करते हैं प्रस्तावना का जो विचार लिया गया किस देश के संविधान से लिया गया, तो विचार हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। तो केवल भारत ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका प्रस्तावना को विचार लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यानी पहली लाइन जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, जो शब्द, ये जो भाषा है प्रस्तावना की, और ये भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ये तो हमने समझा प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना की भाषा किस देश से हमारे संविधान में ली गई है या हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा ली गई है। और जनरली हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान के जो विधिक सलाहकार थे या फिर भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वीएन राव। तो वीएन राव के द्वारा हमारा संविधान कई देशों के संविधान से अभिप्रेरित है। तो वीएन राव के द्वारा ही ये जो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना है उसको शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी जब हमारा संविधान सभा बनी थी 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर, तो सबसे पहले किसके दिमाग में ये बात आई कि प्रस्तावना होनी चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने, यानी जेएल नेहरू ने 1946 में जेएल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको शामिल किया। प्रस्तावना को पहले किस नाम से जानते थे, यानी उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से, या फिर इसे आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से इसको शामिल किया गया, यानी संविधान सभा के समक्ष रखा गया, और डेट थी 13 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। और जो सभा थी हमारी संविधान सभा, जिसमें टोटल 389 मेंबर थे, और 389 मेंबर ने इस उद्देश्य प्रस्ताव पर कई दिन चर्चा की, और कई दिन चर्चा करने के बाद फाइनली जो है संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, यानी इसे फाइनल कर दिया गया 22 जनवरी 1947 को। यानी 22 जनवरी 1947 को जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया 22 जनवरी 1947 को। और जिसे हम, यानी जैसे भारत का संविधान लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, और उसके बाद से हम इसे किस नाम से जान रहे हैं, उसके बाद से हम इसको प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना बोले या उद्देश्य प्रस्ताव बोले, और उसके बाद यानी हम इसे जनरली किस नाम से जानते हैं, प्रस्तावना के नाम से इसको जाना जाता है। जो आपने कोई भी बुक आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी की कोई भी बुक हो या किसी भी सब्जेक्ट की बुक है, तो पहले ही पेज में जो है प्रस्तावना का जिक्र होता है। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना है क्या, या प्रस्तावना में और किन किन बातों को शामिल किया गया है। तो प्रस्तावना हमें बेसिकली हमारे संविधान के बारे में बताता है, यानी हमारा संविधान कैसा है,
हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में कौन कौन से शब्द को शामिल किया है, या फिर हमारा समाज कैसा है, या हमारे देश में शासन व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, इन सबको शामिल किया गया प्रस्तावना में। प्रस्तावना की जो पहला शब्द शुरू होता है, यानी पहली लाइन शुरू होती है, वो होती है हम भारत के लोग शब्द से, हम भारत के लोग। तो इस लाइन से प्रस्तावना की शुरुआत होती है, और प्रस्तावना को पढ़ने के लिए हम चार बातों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान का स्रोत, पहला पॉइंट आ जाएगा इसमें संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत। और हम बात करते हैं संविधान का स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी पहली लाइन यदि हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है, यानी विद द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है, तो इससे पता चलता कि हमारे भारतीय संविधान में जो यानी संविधान का स्रोत है, यानी जो सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम ही लोगों को ध्यान में रख करके संविधान बनाया गया है। मीन्स संविधान का स्रोत क्या हो जाएगा, भारत की जनता, यानी भारत के लोग। तो इसका आंसर मिल जाएगा भारत की जनता, यानी भारत के संविधान को जो तैयार किया गया हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, वो हम लोगों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो पहला भाग ये हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना का, यानी जिसे हम घटक बोलते हैं। और दूसरा भाग होगा भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या था, संविधान का उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य की बात करें, यानी हमारे भारतीय संविधान का नेचर कैसा है, या उद्देश्य क्या है, यानी हमें क्या प्राप्त करना है। संविधान निर्माताओं ने कहा कि उद्देश्य किस तरीके से हम प्राप्त करेंगे, तो उद्देश्य की अगर बात करें तो इसमें सभी लोगों को, भारतीय सभी नागरिकों को न्याय देना, सबको स्वतंत्रता देना और सभी लोगों को समानता देना। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है, या भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य है समानता और सभी में बंधुता, यानी भाईचारा की भावना रखना, या बंधुता, इसे यानी संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये भारतीय संविधान का उद्देश्य है, सभी में सभी नागरिकों को न्याय पहुंचाना, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता देना, समानता देना और सभी में भाईचारे की भावना रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी भारतीय संविधान का उद्देश्य हो गया, स्रोत हो गया, और नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। तो हम बात करते हैं संविधान का नेचर कैसा है, संविधान की प्रकृति। और जो हमारी संविधान की प्रकृति है, पहला भारत को एक संप्रभुता राज्य बनाना, यानी इंडिया को एक सोवरेन स्टेट बनाना, समाजवाद बनाना, संपूर्ण प्रभुत्व संबंध, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य की स्थापना करना, यानी गणतंत्र की स्थापना करना या गणराज्य की स्थापना करना, ये भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य है। भारत में संप्रभुता स्थापित करना, समाजवाद स्थापित करना, पंथ निरपेक्ष स्थापित करना और सभी यानी लोकतंत्र स्थापित करना और गणतंत्र बनाना। और अगला पॉइंट आता है प्रस्तावना को, यानी हम 4 पार्ट में इसको पढ़ लें, और 4th नंबर पार्ट हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ, या किस दिन हमने जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया या इसे अडॉप्ट किया। तो तिथि की बात करेंगे, किस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, और तिथि है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो ये 4 चीजें हमें पता चलती प्रस्तावना से। सबसे पहले भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, दूसरा भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, और तीसरा पता चलता है हमें भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, और चौथा पॉइंट हमें यहां से पता चलता है हमारे संविधान किस दिन जो है बनकर तैयार हुआ था, किस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया था। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें हमें यहां से पता चलती। बाकी तिथि इसको हम एक एक करके समझते हैं, एक एक शब्दों को हम समझते हैं। बाकी तिथि के बारे में एक पॉइंट में और यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। 26 नवंबर 1949 में खासकर आपने देखा होगा प्रस्तावना में एक शब्द यहां पे लिखा हुआ है, जहां पर तिथि लिखी हुई यानी डेट लिखी हुई, आगे लिखा हुआ है मिति मार्गशीर्ष, यानी मिति का मतलब होता है महीना, और जो हमारा हिंदी कैलेंडर का जो महीना होता है यानी नवंबर का महीना मार्गशीर्ष का है, और आगे लिखा हुआ है संवत 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी इसमें लिखा हुआ है। विक्रमी का मतलब आपने देखा होगा जनरली, हालांकि इतिहास में आपने कई संवत पढ़ेंगे जिसमें आपने इलाही संवत भी सुना होगा और गुप्ता संवत भी आपने सुना होगा, शक संवत और विक्रम संवत है। तो हम जनरली जो है 2 ही संवत पे भारतीय संविधान या फिर भारतीय जो कैलेंडर आधारित है वो शक संवत पर आधारित है।
और इसमें जो 2006 है ये विक्रम संवत की बात कर रहा है। तो यहां से जो 2006 लिखा हुआ तो इसका मतलब ये 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और इसमें 57 ईयर जब आप जोड़ देंगे तो यहां पर 2006 ये आ जाएगा। इसका मतलब यानी 57 साल हमें जोड़ने हैं किसमें 1949 में, यानी विक्रम संवत इसका मतलब 57 साल पहले आया था फर्स्ट सेंचुरी के फर्स्ट ईयर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक शब्द को देखते हैं जो महत्वपूर्ण शब्द हैं। सबसे पहला शब्द हमने देखा था संप्रभुता का मतलब क्या होता है। हालांकि हिंदी में 3 शब्दों को जोड़ के संप्रभुता शब्द बना हुआ है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को एक ही शब्द में आपको बता रहा हूं, इसको बोलते हैं संप्रभुता। और संप्रभुता का मीन्स होता है, इंग्लिश में आप इसे सोवरियन कहते हैं, और संप्रभुता का मीन्स होता है एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, यानी जो स्वतंत्र है अपने देश में आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में किसी भी कानून बनाने के लिए, उसे आप संप्रभु राष्ट्र कहेंगे। ये मैं आप एक एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे 1947 को यानी 15 अगस्त 1947 को यानी भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, और भारत से अलग होकर के पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन गया है। तो इस दिन हम नहीं बोलेंगे कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना, यानी हम आजादी के बाद भी हम संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। आजादी के बाद हम अधिराज्य थे, यानी 1947 को 2 अधिराज्य का गठन हुआ, मींस 2 डोमिनियन स्टेट्स का गठन हुआ, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट के बाद भी हम अपने बाह्य मामलों में या कुछ आंतरिक मामलों में किसी विदेशी सत्ता के अधीन थे, हम स्वतंत्र नहीं थे किसी भी कानून को बनाने के लिए। क्योंकि कुछ विषय तो हमारे पास थे, लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जिसपे हम रूल्स नहीं बना सकते थे, जैसे हमारा विदेशी मामले हमारे पास नहीं थे, यानी एक्सटर्नल अफेयर्स जितने भी थे उस पर पावर, रूल बनाने की पावर हमारे पास नहीं थी। विदेशी मामले पर ब्रिटिश सरकार इस पे कानून बनाती थी। या फिर हम रक्षा की बात करें, डिफेंस हमारे हाथ में नहीं था, तो डिफेंस पर भी ब्रिटिश सरकार इस पर रूल बनाती थी। इसका मतलब इस बात से यह सिद्ध होता है कि यानी हम स्वतंत्र तो हो चुके हैं, लेकिन सत्ता हमारे यानी पूर्णतः सत्ता हमारे पास नहीं है, या फिर 100% हम अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में रूल्स बनाने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है। अतः भारत एक कैसा देश था, उस टाइम पे अधिराज्य था, और 1950 में हम अधिराज्य से क्या बन गए, एक संप्रभु राष्ट्र बन गए। अब बात सामने एक ये आती है कि हम भारत एक अभी भी राष्ट्रकुल का मेंबर है, मींस कॉमनवेल्थ का मेंबर इंडिया है, तो क्या भारत तो कैसे अपने आप को संप्रभु राष्ट्र घोषित करेगा। तो नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी आप लोगों ने सुना होगा, यानी विदेशी नीति नेहरू जी की, और उसमें उन्होंने कहा था हम अपनी स्वेच्छा से, ताकि चलो पहले जो हो गया वो खत्म था, चलो 1947 से पहले ब्रिटिश सरकार ने हमारे इतने साल तक हमारे देश पे राज किया, और उस बात को हम भूल जाएं, और आगे की हमें आगे बढ़ना है तो हमें सभी देशों के साथ में मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज हम राष्ट्रमंडल के देश, सदस्य देश हैं, तो अपनी मर्जी से हैं, ना कि हम अभी भी अधिराज्य हैं। और वर्तमान में भारत कैसा राष्ट्र है, एक संप्रभु राष्ट्र है। तो पहला पॉइंट जो महत्वपूर्ण था। और दूसरा हम बात करेंगे संप्रभु के बाद समाजवाद की हम बात करते हैं। और जो ये समाजवाद शब्द था, ये भारतीय संविधान में, मूल संविधान में नहीं था, मींस 26 जनवरी 1950 को ये शब्द नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया, और इसे बाद में जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन किया जिसे आप लघु संविधान कहते हैं, और वो है 42वां संशोधन। 1976 में संशोधन हुआ था, 1976 में संशोधन हुआ, और 1976 में जो है ये शब्द जोड़ा गया समाजवाद। हालांकि समझने वाले अगर बात करें, समझने की अगर इसको समझते हैं समाजवाद को, तो ये जो शब्द है समाजवाद, हम इसको भारतीय राज्य व्यवस्था में जरूर पढ़ रहे हैं, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं, बट ये शब्द बेसिकली जो है इकोनॉमिक वर्ल्ड है, यानी अर्थव्यवस्था से ये शब्द जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपने जनरली सुना होगा, जो हमारे अर्थशास्त्र के जनक थे एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में 2 टाइप की इकोनॉमी बताई थी, एक समाजवादी और दूसरी पूंजीवादी। और नेहरू जैसे बहुत सारे देश ऐसे थे, उन्होंने कहा था भैया हम ना तो पूर्णतः हम अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, और ना ही हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, हम दोनों अर्थव्यवस्था को शामिल करेंगे। अतः भारत की इकोनॉमी कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी कुछ विशेषताएं हैं, और कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी विशेषताएं हैं। अतः भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर बात करें कि किसे कहते हैं, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था
जिसमें दोनों सेक्टर में से, यानी दोनों सेक्टर बोलने का मतलब दोनों क्षेत्र, यानी निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाए, और दूसरा अगर बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाए, उस अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो इकोनॉमिक्स, अगर समाजवाद की हम बात करेंगे, अगर संविधान में हम समाजवाद का क्या मतलब हुआ, तो समाजवाद का मतलब यह हुआ समतामूलक समाज की स्थापना करना, अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रख करके जितने भी संसाधन हैं उनका वितरण जो है समाज के कम से कम लास्ट व्यक्ति तक को जरूर पहुंचाना, यानी सभी को बराबर इक्वली क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ये हम राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं समाजवाद का अर्थ। हालांकि कई तरीके से, कई वर्ग के हिसाब से, कई समाज के कई अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषाएं दी जा सकती है। नेक्स्ट अगला शब्द है जो इंपॉर्टेंट है, समाजवाद यानी संपूर्ण प्रभुत्व समाजवाद। पंथ निरपेक्ष अगला शब्द है, पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष को आप इसे धर्म निरपेक्ष भी बोल सकते हैं, हालांकि इसे इंग्लिश में एक ही वर्ड बोलते हैं, यह है आपका सेकुलर। पंथ निरपेक्ष या इसे धर्म निरपेक्ष कहेंगे। और पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है, यानी हम ये शब्द भी जो है भारतीय संविधान में 1950 में, यानी मूल संविधान में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे भी 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां संशोधन 1976 द्वारा इसे बात में जोड़ा गया। 42वां संशोधन 1976 द्वारा इसे बात में जोड़ा गया। और इसका मतलब होता है यानी किसी राज्य का अपना कोई स्पेशल रिलीजन या धर्म ना हो, यानी ऐसा स्टेट जिसका अपना कोई राज धर्म नहीं है। जैसे जनरली हम पढ़ते हैं भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, भारत का राष्ट्रीय फल हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय वृक्ष हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने भारत का राज धर्म या राष्ट्रीय धर्म नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमारा कोई राज का कोई स्पेशल धर्म नहीं है, अर्थात भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जनरली हम बोलेंगे भारत किस धर्म का है, तो भैया भारत किसी धर्म का नहीं है, भारत सभी धर्मों का है। भारत में सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और इस संदर्भ में बोला जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या धर्मनिरपेक्ष एक राज्य है। और भारत में अगर धर्म की बात करें तो धर्म किस आधार पर? देखो, धर्म मेरा है, हम सबका धर्म है, आपस में मिलकर हम सब लोग भारत में एक पूरे यूनिटी के साथ हम लोग रहते हैं। तो धर्म का मतलब ये बोला गया कि धर्म व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है, लेकिन हमारा राज्य का कोई अपना पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं होगा, और धर्म व्यक्तिगत तौर पे हमारा है। हालांकि एक बात याद आती है मुझे, कार्ल मार्क्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कार्ल मार्क्स जिनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दास कैपिटल, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म ना तो भैया व्यक्ति का होना चाहिए और ना तो राष्ट्र का होना चाहिए। अर्थात कार्ल मार्क्स ने धर्म की तुलना अफीम से की थी, कहा मींस एक ड्रग्स के की थी, कहा कि भैया धर्म नहीं, किसी का नहीं होना चाहिए, ना तो व्यक्ति का हो ना तो राष्ट्र का हो। क्योंकि धर्म क्या करता है, हमारे धर्म हमारे अधिकारों पर लिमिटेशन लगाता है, हमारे राइट पर लिमिटेशन लगाता है, तो अर्थात धर्म नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति का। तो ये बात कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष का आप समझ में आ गया। और इसके बाद हम बात करेंगे लोकतंत्र की, हम बात करते हैं। और इसी में मैं आपको बता दूं, विश्व का पहला जो लोकतंत्र देश है और विश्व का पहला लोकतंत्रात्मक देश वो अमेरिका है। और लोकतंत्र का मीन्स होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। और लोक का मतलब होता है जनता, और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, यानी तंत्र का मतलब हो जाएगा शासन, यानी ऐसा शासन या फिर ऐसा सरकार या ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो और लोगों के लिए ही हो, और जिसमें उस देश में लोगों के हित में ही वो सरकार बने, उसे क्या कहेंगे हम? लोकतंत्र कहेंगे। और एक बड़े सिंपल से एक डेफिनेशन कही थी अब्राहम लिंकन ने, ऐसी सरकार जनता की हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा चुनी गई हो, बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल, वो क्या कहलाएगा? हमारा लोकतंत्र कहलाएगा और डेमोक्रेटिक कहलाएगा। और ये कहा था अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा ये कहा गया था। और ऐसा लोकतंत्र, ऐसा देश जिसमें हमें उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हो, मौलिक अधिकार प्राप्त हो, मौलिक अधिकार यानी बेसिक राइट्स जो प्राप्त हो, यानी हमारा बोलना, हमारा भारत में कहीं राज्य क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण करना, घूमना, ये सब हमारे बेसिक राइट हैं। और जो ऐसा देश जिसमें यानी लोकतंत्र, अगर कोई देश है अगर उसमें फंडामेंटल राइट्स ना हो तो फिर वो लोकतंत्र किस बात का? आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के बाद गणतंत्र की हम बात कर रहे हैं। और गणतंत्र का मतलब होता है यानी रिपब्लिक, यानी हम बोलते हैं भारत विश्व का
सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के साथ साथ भारत एक गणतंत्र देश भी है, रिपब्लिक कंट्री भी इंडिया है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जिसका अपना मुखिया, यानी हमारे देश का मुखिया हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, हमारे देश का पहला नागरिक भारत का राष्ट्रपति है, सीमित समय के लिए निर्वाचित हो, इसे कहेंगे हम गणतंत्र। अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति है हमारा 5 साल के लिए निर्वाचित होता है और हम कह सकते हैं भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। और जबकि ब्रिटेन जो है वहां पर राष्ट्रपति, ब्रिटेन में राष्ट्रपति की जगह वहां पर रानी या फिर राजा वहां पर होता है। और आप जानते हैं ये निर्वाचित नहीं होते हैं, ये वंशानुगत होते हैं। यानी अभी रिसेंटली आपने देखा, यानी 2 साल पहले पिछले एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हुई थी और उसके बाद उन्हीं की ही फैमिली का चार्ल्स थर्ड को वहां पर ब्रिटिश किंग बनाया गया। और जब तक ये रहेंगे तब तक वह वहां पर शासन करेंगे, मींस लंबे टाइम, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उस देश के राजा कहलाएंगे। अर्थात ब्रिटेन एक गणतंत्र देश नहीं है, जबकि भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, क्योंकि हमारा मुखिया 5 साल के लिए निर्वाचित होता है, या फिर जनरली आप बोल सकते हैं सीमित समय के लिए निर्वाचित हो, वो गणतंत्र कहलाएगा। और भारत गणतंत्र कब घोषित हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। हालांकि इन 5 शब्दों को मिलाने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, यानी कौन कौन से, यानी जनरली आपने किसी एग्जाम में देखा होगा, खासकर सीडीएस के एग्जाम में इन 5 शब्दों को क्रम यानी ऑर्डर लगाने को मिल जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इन 5 जो वर्ड हैं इसको आप अरेंज करने को मिल जाएगा और इसको आप याद भी कर सकते हैं, यानी SSSDR के नाम से इसको, यानी इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट S फॉर सोब्रियन, सेकंड फॉर सोशलिस्ट एंड थर्ड S फॉर सेकुलर, D फॉर डेमोक्रेटिक एंड R फॉर रिपब्लिक। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर संविधान की विशेषता यानी प्रस्तावना की विशेषता की हम बात कर रहे हैं तो अगला पॉइंट हम बात करेंगे भारतीय संविधान में जो अगला शब्द है वो है न्याय की बात की गई है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी, यानी भारत के लोगों को, यानी भारत के नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय जो है दिया गया संविधान की प्रस्तावना के द्वारा। तो 3 प्रकार का न्याय यहां से हमें मिलता है। पहला है सामाजिक, और दूसरा है आर्थिक, और तीसरे प्रकार का जो न्याय है वो है राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो 3 प्रकार का न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। भारत में रहने वाले सभी लोगों को सामाजिक आधार पर न्याय मिले, आर्थिक आधार पर न्याय मिले और राजनीतिक आधार पर न्याय मिले। और जो ये न्याय शब्द लिया है ये रसिया से, यानी यूएसएसआर से, सोवियत संघ के से हमने लिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित 3 शब्द हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये रूस से वर्णित है, यानी रूस के संविधान से हमने लिए हैं। और रूस की क्रांति आप जानते हैं 1917 में हुई थी, यूएसएसआर की क्रांति, तो वहां से ये शब्द लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे, नेक्स्ट अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। न्याय के बाद किसकी बात करता है? न्याय के बाद स्वतंत्रता की बात करता है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान की जैसे न्याय 3 प्रकार का है और स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। और पहला है विचार। विचार मतलब अपने विचारों, यानी सोचने का, यानी अपना स्वतंत्रता, यानी अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का ये स्वतंत्रता, विचार। और विचार जैसे मेरे दिमाग में कोई विचार आया और उसके बाद मैं उस विचार को अभिव्यक्त करूंगा, यानी एक दूसरे तक एक्सप्रेस करूंगा, अभिव्यक्त, विचार अभिव्यक्त। और आगे है विचार अभिव्यक्त, विश्वास, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में लिखी गई है। 5 प्रकार की यानी समान स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी प्रस्तावना में किस टाइप का समानता कितने प्रकार की है। तो समानता 2 प्रकार की वर्णित है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यानी प्रतिष्ठा मीन्स होता है स्टेटस, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली, प्रतिष्ठा व अवसर। तो 2 प्रकार की ये समानता की बात करता है। तो इस तरीके से हमने भारतीय संविधान की विशेषता हमने देखी। पहला यानी हमने उद्देश्य देखा, फिर हमने उसके क्या
उद्देश्य के साथ साथ क्या भारतीय संविधान का नेचर था, यानी प्रकृति कैसी थी, और संविधान में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है और कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उससे एक एक शब्द आपने समझा, उसकी विशेषताएं। और आगे बात करते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद जो है या फिर हम एक संशोधन हम देख लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित। तो संशोधन की बात करेंगे, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो संशोधन पहले मैं बात करता हूं कि कब कितनी बार संशोधन हुआ। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ, और यह संशोधन हुआ था कौन सा नंबर का, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 1976 में यह संशोधन हुआ। और इस संशोधन यानी इस संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमें याद करने हैं। 3 शब्द हैं, पहला है समाजवाद और दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को हम धर्मनिरपेक्ष भी कहेंगे। पंथ निरपेक्ष समाजवाद, दूसरा शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द है अखंडता। इन 3 शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अर्थात जो ये 3 शब्द हैं ये भारतीय संविधान में यानी मूल संविधान में नहीं थे। 26 जनवरी 1950 को ये 3 शब्दों का उल्लेख नहीं था। 1976 में ये 3 शब्दों को इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? तो केवल एक बार हुआ। कौन से 3 शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द है अखंडता। अखंडता बोलने का मतलब इंटीग्रिटी, यानी ऐसे भारत की स्थापना करना, ऐसे भारत का निर्माण करना कि हमारी यूनिटी को कोई क्या ना कर सके, अखंड ना कर सके, यानी कोई उसके यूनिटी को तोड़ ना सके। यानी हमारी यूनिटी कैसी हो? अखंडता के साथ हो। अखंड का मींस होता है जिसे कोई ब्रेक ना कर सके, जिसे कोई तोड़ ना सके। तो ऐसी हमारी यूनिटी होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ और कितनी बार संशोधन हुआ। अब बात करते हैं कुछ केस हैं जो प्रस्तावना से संबंधित हैं, यानी कुछ विवाद हैं न्यायालय से संबंधित जो प्रस्तावना से संबंधित हम पढ़ रहे हैं, और जो इससे संबंधित जो अब किस संदर्भ में विवाद हुआ या किस संदर्भ में जो है न्यायालय तक बात पहुंची, या कहां पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय आया कि हाँ भाई इस प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाना चाहिए, नहीं माना जाना चाहिए। तो इस पर बात करते हैं। तो ये बात आई थी, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? इस पे बात आई थी, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इस पे बात करते हैं। और ये इसी बात को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान का जो संरक्षक है, यानी भारतीय संविधान की जो व्याख्या करने का राइट है, इंटरप्रेट करने का जो राइट है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट को है। तो सुप्रीम कोर्ट टाइम पे जब भी भारतीय संविधान का उल्लंघन होगा या जब भी भारतीय संविधान में किसी अधिकार का उल्लंघन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय जरूर बताएगा कि यहां पर उल्लंघन हुआ है, इसको सही करना चाहिए। और इससे संबंधित जो पहला केस था सुप्रीम कोर्ट में, और यानी पहला जो वाद था, और वह है बेरुबारी केस, बेरुबारी वाद। और जो बेरुबारी वाद आया था, ये टाइम है 1960 का। अब ध्यान दीजिएगा, इस बात करते हैं एक्चुअली में बेरुबारी क्या था। एक्चुअल में ये एक जगह है, क्योंकि भारत के पूरब और पश्चिम में दोनों साइड हम पाकिस्तान पढ़ते हैं। मान लीजिएगा ये भारत है, और इस भारत के ईस्ट में और वेस्ट में, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, ये दोनों साइड में पाकिस्तान में, क्योंकि पहले एक पूर्वी पाकिस्तान है, एक पश्चिमी पाकिस्तान है। तो हमने क्या करना, कुछ क्षेत्र ऐसा है पूर्वी पाकिस्तान में जो आज वर्तमान में जिसे हम बांग्लादेश कह रहे हैं, बेरुबारी की हम बात करेंगे। तो बेरुबारी क्षेत्र जो है भारत के द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना है, उस पर बात कर रहे हैं। बेरुबारी का जो क्षेत्र है हमें किसको देना है? पाकिस्तान को दिया जाना है, क्योंकि हमारा आर्टिकल नंबर 2 यानी अनुच्छेद 2 में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 2 में लिखा है भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश। यानी इसका मतलब ये है कि भारत में, जैसे वर्तमान में आप मानचित्र देख रहे हैं, भारत का ये मैप है, यानी इसमें अगर हम किसी अदर पार्ट को यानी भारत में शामिल करना चाहें, यानी संघ में नए राज्यों का प्रवेश की बात करेंगे, तो आर्टिकल नंबर 2 के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी जो वर्तमान में भारत में नहीं है, यदि हमें शामिल करना है किसी अन्य भाग को, किसी अन्य देश के भाग को भारत में शामिल करना है, तो आर्टिकल नंबर 2 के द्वारा कौन करेगा? हमारी पार्लियामेंट करेगी, हमारी संसद करेगी, कानून बना करके।
तो बेरुबारी हमें क्या करना है, पाकिस्तान को देना है। तो इसका मतलब ये है कि हम अनुच्छेद 2 के द्वारा ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं, तो भैया दे भी सकते हैं। ठीक है, ये बात सामने आई थी। तो सुप्रीम यानी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, नेहरू जी की सरकार उस टाइम पे थी, तो नेहरू जी ने कहा, यानी केंद्र सरकार ने कहा भैया हम आर्टिकल 2 के अंतर्गत बेरुबारी क्षेत्र जो है हम दे सकते हैं पाकिस्तान को। तो बात सामने ये आई, तो भैया विपक्ष और पक्ष के बीच में यहां पर लड़ाई शुरू हो गई। यानी हमारी जो सत्ताधारी सरकार है, पक्ष ने कहा भैया हम आर्टिकल 2 के अंतर्गत दे सकते हैं, और हमारी विपक्ष ने हमारी सत्ताधारी पार्टी को एक बात याद दिलाई और उनको आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद पहला याद दिलाया। और अनुच्छेद प्रथम में यानी अनुच्छेद फर्स्ट में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो विपक्ष ने याद दिलाई भैया आप इस बात को मत भूलो, भारत अर्थात इंडिया पूरे राज्यों का एक संघ होगा, तो आप अपनी मर्जी से बिना संविधान में संशोधन किए, यहां पर एक आर्टिकल और डिस्कशन होगा, आर्टिकल नंबर 368, और इसमें लिखा हुआ है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम बिना आर्टिकल 368 के द्वारा, यानी 368 में क्या लिखा हुआ है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी बिना संविधान में संशोधन करे हम अनुच्छेद 2 के द्वारा हम बेरुबारी क्षेत्र जो है हम सौंप देंगे। तो विपक्ष सरकार कहती है भैया आप आर्टिकल 1 का ध्यान रखो, और आर्टिकल में 1 में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो हमें भैया जब राज्यों का एक संघ है तो भैया सबकी सहमति से जो है हमें पाकिस्तान को यह क्षेत्र देना होगा। अब जब कभी भी ऐसा मामला सामने आता है, यानी संवैधानिक संकट वाली जब बात सामने आती है, संवैधानिक प्रश्न पर कुछ प्रश्न ऐसा उठता है जब, तो आप जानते हैं भारत का जो पहला नागरिक है राष्ट्रपति, उसके पास एक पावर है आर्टिकल नंबर 143, फिर से एक आर्टिकल आपको याद दिला रहा हूं, आर्टिकल नंबर 143 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, कंसल्ट कर सकता है कि क्या किया जाना चाहिए। आप बताइएगा, आप हमें जरूर बताएं कि क्या किया जाना चाहिए इस संदर्भ में। हालांकि आप जानते हैं कि भैया राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति सलाह को माने ना माने यानी बाध्यकारी नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 143 के बाद सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा सलाह ली गई और राष्ट्रपति ने सलाह दी कि केंद्र सरकार को आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग करके ही, अर्थात संविधान में संशोधन करके ही क्या किया जाना चाहिए, यह क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। ये बात कही किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने उस बात को माना और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी पार्लियामेंट ने और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th अमेंडमेंट किया, और 9th नंबर का अमेंडमेंट हुआ था 1960 में, 1960 में 9वां संशोधन किया गया, और 9वें संशोधन के द्वारा 2 क्षेत्र, एक हो गया बेरुबारी और दूसरा क्षेत्र था खुलना, ये पाकिस्तान को सौंप दिए गए। खुलना और बेरुबारी, ये 2 क्षेत्र जो है पाकिस्तान को सौंप दिए गए। खुलना और बेरुबारी ये 2 क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान को सौंप दिए गए। 1960 की बात है, और कौन सा संशोधन है, 9वां संशोधन। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा कुछ, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हमने डिस्कशन किया। नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर, पहले बात करते हैं केस कौन सा था, बेरुबारी केस 1960 में आया, और उसके बाद आर्टिकल नंबर सेकंड हमने समझा, इसमें भारत में संघ में नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल नंबर फर्स्ट हमने याद करा, यहाँ पे भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल नंबर 368 भी आया, इसमें लिखा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 143 सामने आया, इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति यानी सर्वोच्च न्यायालय से किसी संवैधानिक मामले पर क्या कर सकता है, यहाँ से सलाह ले सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दी, और उसी सलाह को मानते हुए हमारी संसद ने कौन सा संशोधन किया, 9वां संशोधन किया भारतीय संविधान में 1960 में, जिसमें बेरुबारी और खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिए गए। अब हम बात करते हैं, हम तो प्रियम्बल पढ़ लें, आप बोल रहे होंगे आपको समझ में आ रहा है सर हम तो प्रियम्बल पढ़ लें, लेकिन ये जो मामला है ये प्रियम्बल से कैसे कनेक्ट करें। तो हम बात करते हैं, देखो मैंने आपसे कहा था हमारे जो संविधान का जो संरक्षक है, संविधान की व्याख्या करने का राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। भैया सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट को ये लगा भैया तो इस आधार पर तो संसद कहीं भी क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है हमारे संविधान में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दे दिया, बेरुबारी केस में कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये बात की गई, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
अंग नहीं है। ये बात सामने आ गई, बेरुबारी केस की बात है, और ये कब की बात है? 1960 बात है। संविधान यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और ये केस, ये बात आई थी सामने बेरुबारी 1960 में, ये बात सामने आई 1960। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बोल दिया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप कोशिश करें समझने की, जब प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है तो भैया प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है? तो आंसर होगा सर, जब ये प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो भैया संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं हो सकता? संशोधन तो हो ही नहीं सकता। जब अंग नहीं तो संशोधन कैसे करेंगे? आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस जो प्रस्तावना से संबंधित था, फिर अब देखो ये अगर बात करेंगे कि बेरुबारी कितने जजेस की ये खंडपीठ थी, भैया इसमें 7 जज जी है, 7 जजेस की ये खंडपीठ थी, 7 न्यायाधीश इसमें बैठे थे। और इसके बाद हम बात करेंगे भैया इसके निर्णय पे कुछ हमने, यानी बेरुबारी के निर्णय पे कुछ चेंज करना है, तो इसके लिए सिंपल से बात है कि और बड़ी खंडपीठ बैठेगी, और बड़ी खंडपीठ बनी कब? 1973 में, और ये आप अच्छी तरह से इस नाम को जानते हैं, इसका नाम है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस की अगर बात करेंगे, ये आया था 1973 में, एक केस सर्वोच्च न्यायालय में। इस केस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, हालांकि केशवानंद कौन थे आप जानते होंगे केशवानंद को, यानी जिसमें धार्मिक से संबंधित मामले भी थे। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं केशवानंद यानी प्रेमबल से हम इसको जोड़ते हैं। केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया, और 1973 में इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। यानी एक पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट ये है, सबसे बड़ी खंडपीठ ये है, अब तक भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी जो संवैधानिक खंडपीठ है, सबसे बड़ी संवैधानिक खंडपीठ केशवानंद भारती है। और इसमें टोटल कितने न्यायाधीश थे? इसमें 13 इसमें न्यायाधीश हैं। सबसे बड़ी संवैधानिक खंडपीठ, 13 इसमें न्यायाधीश हैं, जबकि किसी भी संवैधानिक खंडपीठ में 5 न्यायाधीश जो है, 5 न्यायाधीशों से मिलकर खंडपीठ बनती है। तो सबसे बड़ी खंडपीठ, संवैधानिक खंडपीठ केशवानंद भारती है, 1973 में गठित हुई, और 13 न्यायाधीश इसमें है। निर्णय क्या दिया गया? निर्णय दिया गया भारतीय संविधान में संसद मौलिक अधिकारों सहित, प्रस्तावना सहित कहीं भी संशोधन कर सकती है, और एक्सेप्ट यानी केवल किसको छोड़ करके? केवल मूलभूत ढांचे को छोड़ करके। ये बात सामने आई, मूलभूत ढांचा, यानी ध्यान दीजिएगा ये एक अलग शब्द है, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। यानी केशवानंद भारतीवाद में कहा गया हमारी संसद को संविधान में संशोधन करने का राइट है, यानी अधिकार है, लेकिन संसद कहीं भी कर सकती, बट कहां पर संशोधन नहीं करेगी? हमारी संसद हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं करेगी, यानी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसके अलावा कहीं भी संशोधन कर सकती है। सिंपल सी बात है, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन चलेगा, मूलभूत ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इस पे अभी भी आप जानते हैं क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा हमें टाइम पे? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे संविधान का, ये टाइम पे बताया जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय ही इसके बारे में बताएगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। जनरली हम बात समझते हैं कि तो क्या क्या भैया, हमारे देश में लोकतंत्र, हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया, हमारा गणतंत्र हो गया, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सर्वोच्च यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारा यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय हमें टाइम पे बताएगा कि मूलभूत ढांचा क्या है। तो हमें यहां से एक पहला पॉइंट, केशवानंद भारतीवाद कब आया था? 1973, सबसे बड़ी संवैधानिक खंडपीठ जिसमें 13 न्यायाधीश हैं। दूसरा पॉइंट, किस वाद में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट या मूलभूत ढांचे का सिद्धांत सामने आया था? वो है आपका केशवानंद भारतीवाद 1973। और इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, जो हमारी जो प्रस्तावना है जिस पर हम बात कर रहे थे, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें बोल दिया गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें निर्णय दे दिया गया। प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया 1973 के इस केस में। तो ये महत्वपूर्ण वाद था केशवानंद भारतीवाद, प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। अब आप जानते हैं जब प्रस्तावना संविधान का अंग बन गया, यानी इसको पार्ट बना दिया गया, तो भैया हमारी जो संसद है तो इसमें संशोधन कर सकती है, क्योंकि ये प्रस्तावना संविधान का क्या बन चुका है? अंग बन चुका है, तो इसमें संशोधन हो सकता है।
तो ये था महत्वपूर्ण वाद, यानी संविधान में प्रस्तावना से संबंधित, उसका नाम है केशवानंद भारती वाद। और इससे पहले इसके बाद एक और केस आया था 1995 में 1995 का केस था, LIC बनाम भारत सरकार का ये केस था। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, यानी इंटीग्रल पार्ट है, प्रस्तावना को मान लिया गया, अभिन्न अंग मान लिया गया प्रस्तावना को। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को किस बात के तहत एक अभिन्न अंग माना गया है, तो ये है LIC केस 1995। ओके, तो ये थे प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। पहला बेरुवारी वाद हमने पढ़ा, दूसरा केशवानंद भारती वाद हमने पढ़ा, और तीसरा 1995 का LIC बनाम यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का तीसरा वाद ये हमने पढ़ा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कशन किया प्रस्तावना की किस देश से हमने विचार लिया है, भाषा किस देश से ली गई है, विश्व का पहला देश कौन सा था जहां से हमने जिसने प्रस्तावना को शामिल किया गया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रस्तावना की विशेषताएं, प्रस्तावना के घटक हमने पढ़े, और उसके बाद हमने पढ़े थे प्रस्तावना के जो शब्द थे, जो कुछ 3 शब्द थे जो 42वां संशोधन 1976 द्वारा हम यानी संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। और नेक्स्ट हमने पढ़े प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात हमने पढ़े। तो ये था हमारा प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, और जिसमें हमने सभी पार्ट कवर करने की कोशिश की, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का हो, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का हो, या यूपीएससी कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो हमारी बनेगी उसमें प्रस्तावना से संबंधित सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताएगा कि कैसे आपको ये समझ में आया, या फिर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन यदि आपको जरूरत पड़ती तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।